अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी क्या लिमिटेशंस है, एक्सेप्शंस क्या है, कहाँ पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है अप्लाई नहीं होता है। इन सम केसेस डिमांड फॉलोज विद अ फॉल इन price and rises with a rise in price. In such cases the demand curve will slope upwards from left to right. Usually क्या देखते हैं हम, नॉर्मल कंडीशन ये है कि डिमांड rises when price follows, demand rises when price follows, and demand rises when price follows, and demand follows when price rises. मगर कुछ केसेस में हम देखते हैं कि डिमांड फॉल हो जाती है विद द फॉल इन प्राइस, यानी डिमांड और प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव हो जाती है, एंड राइजेज विथ राइज इन प्राइस, और जब प्राइस राइज हो जाती है तो डिमांड भी राइज हो जाती है। ये हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर फिर एग्जिबिट हो जाती है। इन सच केसेस द डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। दैट इज द इन केसेस में क्या हो जाएगा कि डिमांड कर्व जो है इट विल स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये अपवर्ड स्लोप इसका बन जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई। तो इससे इसमें क्या हो जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है इट विल नॉट होल्ड गुड और इट विल नॉट अप्लाई, और द लॉ ऑफ डिमांड विल ब्रेक डाउन। Sir Robert Giffen was the first British economist to analyze this case, so it is called Giffen paradox. तो रॉबर्ट गिफन जो था फर्स्ट एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसने ये इस केस को एनालाइज किया, तो इसलिए इसको कहते हैं गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स। इन फिगर 3.4 आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द राइट हैंड साइड, डिमांड करो डी डी स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड करो जो है इट स्लोप्स अपवर्ड्स, डी डी डिमांड करो it slopes down upwards from left to right. It shows that when with a rise in price the demand rises, and with a fall in price the demand follows. जैसे कि आप देखते हैं if price is P0, quantity demanded is Q0. Now if the price rises from P0 to P1, the quantity demanded also increases from Q0 to Q1, from Q0 to Q1। इसी तरह से इसके वाइस वर्सा आप देखिए, अगर इनिशियल प्राइस है P1 तो quantity demanded is Q1. If the price falls from P1 to P0, the quantity demanded also falls from Q1 to Q0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, प्राइस और डिमांड के दरमियान। It shows that with a rise in price, the demand rises, and with a fall in price, the demand follows. Such a rising demand curve refers to the exceptions of the law of demand. तो ये जो इस तरह की डिमांड कर्व होती है, it exhibits exceptions of the law of demand. It shows the exceptions or the limitations of the law of demand. The reason due to which demand curve slopes upwards are discussed as under. ये डिमांड कर्व इस तरह से बिहेव क्यों करती है, यानी अपवर्ड यानी स्लोप इसका क्यों होता है, पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है इसका, ये इसके कुछ रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स, यानी यहाँ पर एक रीजन है कि स्टेटस सिंबल गुड्स जो होते हैं उनकी वजह से, जिनको हम वेबलियन गुड्स भी बोलते हैं। वेबलियन वाज द फर्स्ट टू डिस्कस दिस एक्सेप्शन। वेबलियन जो था इकोनॉमिस्ट एक था, उसने वो पहला इकोनॉमिस्ट था जिसने इस केस को, इस सिचुएशन को डिस्कस किया। Sometimes a commodity may be demanded not because of any intrinsic value but simply because of it is being a status symbol. उसने ये कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक कमोडिटी जो होती है, इस उस कमोडिटी को इस वजह से डिमांड नहीं किया जाता है कि उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक यानी इनहेरेंट वैल्यू जो उस कमोडिटी में होता है, उसकी वजह से उसको यानी डिमांड नहीं किया जाता है। जैसे कि पानी है यानी वाटर है, उसको इसलिए डिमांड किया जाता है बिकॉज इट quenches our thirst, वो हमारी प्यास को दूर करता है, यानी इट सपोर्ट्स आवर लाइफ सिस्टम। इसी तरह फूड को हम डिमांड करते हैं बिकॉज इट सेटिस्फाइज आवर हंगर। तो इन चीज़ों के लिए कोई किसी चीज़ को हम डिमांड करते हैं, ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो फूड में है कि इससे हमारी हंगर जो है या भूख जो है वो मिट जाती है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको किसी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए डिमांड नहीं किया जाता है, बल्कि सिंपली इस वजह से क्योंकि वो स्टेटस सिंबल्स होते हैं, वो लोगों के का स्टेटस दिखाते हैं वो चीज़ें, उनको इसलिए डिमांड किया जाता है ताकि इससे एक इंसान माशरे में दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट हो जाए, यानी उसका स्टेटस दिख जाए कि ये किस स्टेटस का है, इसका ये यानी ऊंचे स्टेटस का है, इस ये रिच बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो स्टेटस एक सिंबल हो जाता है, उसी वजह से उस चीज़ को डिमांड किया जाता है। गुड्स लाइक डायमंड ज्वेलरी, डायमंड्स जो है इस वजह से उनको डिमांड किया जाता है क्योंकि ये लोगों का फिर स्टेटस दिखाते हैं, जब वो इन चीज़ों को पहनते हैं, वो अपने पास इन चीज़ों को रखते हैं, तो ये इन लोगों को आम लोगों से डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को पहनते हैं या इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, डायमंड ज्वेलरी को। इसी तरह से वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कोई पेंटिंग्स वो खरीदते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग्स,
या इसी तरह से कोई और आर्ट वर्क्स जो उनके पास होते हैं वो चीज़ें वो खरीदते हैं ताकि वो लोगों में डिफ्रेंशिएट हो सके। कॉस्टली कारपेट्स, इसी तरह से कॉस्टली कारपेट्स होते हैं, यानी जो हम देखते हैं जिसको मैटिंग बोलते हैं, यानी कारपेट्स जो होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उन चीज़ों को खरीदते हैं ताकि वो लोगों से डिफ्रेंशिएट हो सके। इसी तरह से हाई एंड वॉचेस, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव वॉचेस, जैसे कि 5 लाख 10 लाख रुपए की एक वॉच, या 20 लाख 50 लाख रुपए की एक वॉच, या इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, 5 करोड़ 6 करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी, या इसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स। तो इस तरह से एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, इन चीज़ों को इसलिए डिमांड किया जाता है ताकि ये स्टेटस सिंबल बने एक इंडिविजुअल के, यानी माशरे में। इसी तरह से एक्सपेंसिव आज हम देखते हैं कि सेल फोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, जैसे कि एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स लैक्स में उनकी कीमत है। तो ये इस वजह से ताकि ये इंडिविजुअल सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट हो सके। अदरवाइज उनके वही काम उसको, यानी 10 लाख की गाड़ी भी देगी, वही काम 2 करोड़ की गाड़ी भी देगी, मगर जस्ट फॉर स्टेटस सिंबल ये माशरे में डिफ्रेंशिएट हो सके इसलिए ये चीज़ें खरीदी जाती है, लोग इसको डिमांड करते हैं। परफ्यूम्स आर डिमांडेड बाय द रिच बिकॉज जैसे कि यहाँ पर गुड्स लाइक डायमंड ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट, कॉस्टली कारपेट्स, परफ्यूम्स एटसेट्रा। इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी मैंने जो आपको बताई, दीज आर डिमांडेड बाय द रिच पीपल बिकॉज दे कॉन्फर प्रेस्टीज और स्नॉब अपील ऑन देम, क्योंकि इसमें इनको इनकी प्रेस्टीज यानी डिमॉन्स्ट्रेट हो जाती है, इनका जो स्टेटस है वो डिमॉन्स्ट्रेट होता है, उनकी स्नॉब अपील, यानी एक अपील जो उनकी होती है, लोग उनकी तरफ देखते हैं, वो माशरे में उनका स्टेटस सिंबल, ये स्टेटस पता चल जाता है लोगों को, लोग उनकी की तरफ देखते हैं। तो ये इस वजह से इन चीज़ों को डिमांड करते हैं। द हायर द प्राइस ऑफ सच गुड्स ग्रेटर वुड बी द डिमांड फॉर देम, जितनी इन चीज़ों की प्राइसेस हाई होंगी उतनी उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये इसलिए इन चीज़ों को डिमांड करते हैं, उनको पता होता है कि बाकी लोग इस चीज़ को खरीद नहीं सकते क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये लोग इस चीज़ को खरीदते हैं ताकि ये माशरे में अलग हो सके। इसलिए ये इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि ये चीज़ उनको माशरे में ख़ास बनाती है। मगर जब इन चीज़ों की प्राइसेस गिर जाती हैं तो कुछ और लोग भी इन चीज़ों को खरीदते हैं, अब ये कोई डिफरेंशिएट करने वाली चीज़ नहीं रहती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो इस तरह के लोग सोचने वाले होते हैं वो कहते हैं कि अब ये उसके पास भी इसके पास भी है, तो फिर ये इस चीज़ की वो इस चीज़ को फिर डिमांड नहीं करते हैं, इसकी डिमांड कम हो जाती है। इस वजह से हम देखते हैं कि इनकी जो डिमांड करो होती है, ये जो इसका पॉजिटिव स्लोप होता है, इट स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा केस है गिफन गुड्स। ए गिफन गुड नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन इज एन inferior good which a consumer demands more when his income decreases and demands less when his income increases. Giffen goods are those goods which are inferior goods. Giffen goods are inferior goods. ये वो चीज़ें होती हैं जो inferior goods होते हैं, ये कोई स्पेशल खास चीज़ें नहीं होती हैं, inferior goods होती हैं, नॉर्मल गुड्स से नहीं होती हैं, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, जब एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो अब उसका परचेजिंग पावर भी कम हो गया, अब वो नॉर्मल गुड्स या हाई क्वालिटी चीज़ें वो खरीद नहीं पाता है, अब वो कौन सी चीज़ें खरीदेगा अपनी लोअर इनकम से, वो इन्फीरियर गुड्स ही खरीदेगा जैसे कि गिफन गुड्स। और जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड जो है इन्फीरियर गुड्स के लिए या गिफन गुड्स के लिए कम हो जाती है और सुपीरियर गुड्स के लिए ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हम गिफन गुड्स की ही डिमांड करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं। तो गिफन गुड्स और दोज गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, और उनकी डिमांड घट जाती है जब यानी यानी इन्फीरियर गुड्स या गिफन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है जब एक कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, और उनकी डिमांड कम हो जाती है जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। यानी इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, जब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। When the price of commodity falls, real income of the consumer increases, but less quantity of it is purchased. जब इन कमोडिटीज़ की प्राइस फॉल हो जाती है, इन गिफन गुड्स की प्राइस जब गिर जाती है तो रियल इनकम जो कंज्यूमर की है वो इंक्रीज हो जाती है। जब कमोडिटीज़ की प्राइस फॉल हो जाती है
तो रियल इनकम जो कंज्यूमर की होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रियल कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ इससे पहले 100 रुपये की थी, अब वही चीज़ 60 रुपये में हो गई, 50 रुपये में हो गई। अब कंज्यूमर वही चीज़ खरीद सकता है और उसके पास 50 रुपये और बच गए, तो उसकी जो इन रियल टर्म्स उसका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, बट लेस ऑफ इट इज़ परचेजर। मगर फिर हम देखते हैं कि जब इन कमोडिटीज़ की प्राइस गिर जाती है, तो फिर रियल इनकम जो कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है, तो वो फिर कंज्यूमर इनके लेस क्वांटिटी परचेज करता है, क्योंकि उसका रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। दस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन दिस केस ऑल्सो। तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल कंडीशन में ये कहता था, अगर प्राइस किसी कमोडिटी की, नॉर्मल कमोडिटी की गिर जाती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसकी जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। Hence, in case of these goods, there is an inverse relationship between income and demand. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के दरमियान, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप। जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मगर प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस गिर जाती है, अगर प्राइस गिर जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर जाती है। अब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। एक और ये जो एक्सेप्शन है या लिमिटेशन जो है लॉ ऑफ डिमांड की, वो है इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज मेडिसिन, कुकिंग गैस एटसेट्रा। इसी तरह से साल्ट है वगैरह, ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की। If the price of such commodities rise, their demand does not fall, as people reduce the demand for other goods so as to buy the necessities of life. और लॉ ऑफ डिमांड इन चीज़ों, इन बेयर नेसेसिटीज जो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की हैं उनके लिए भी अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मेडिसिन, अगर इन चीज़ों की प्राइसेस भी राइज हो जाती है तो लोग इनकी डिमांड कम नहीं करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, बेसिकली यानी ये जो लॉ है इट स्टेट्स दैट कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं इनके लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये इस वजह से अगर इन कमोडिटीज़, इन बेसिक नेसेसिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, इनमें स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि मेडिसिन हैं, अगर इन मेडिसिन की, लाइफ सेविंग मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, लाइफ सपोर्ट है एक इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे कम, दूसरी चीज़ों की डिमांड वो कम करेंगे। यानी अगर इन चीज़ों की प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है तो इनकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि लोग अब दूसरी चीज़ों की डिमांड कम करेंगे मगर ये चीज़ें ज़रूर खरीदेंगे जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, जैसे कि मेडिसिन हैं, कुकिंग गैस है, क्योंकि उनको किसी न किसी चीज़ पे तो ज़रूरी ये खाना पकाना है, तो उसके लिए कुकिंग गैस उनके लिए ज़रूरी है, या केरोसिन ऑयल ज़रूरी है, या वुड ज़रूरी है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि सॉल्ट ज़रूरी है उनके लिए, या इसी तरह से बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें वो कम करेंगे मगर ये जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है दिस कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज अपॉन, क्योंकि इंडिविजुअल की जो लाइफ है, इंसान की जो ज़िंदगी है, उसका दारमदार इन्हीं चीज़ों पर है। फिर हम आगे देखते हैं कि चेंजेस इन डिमांड। अब डिमांड में किस तरह की चेंजेस होती हैं? डिमांड में दो तरह की चेंजेस होती हैं, जैसे कि आगे हम देखते हैं। either changes in demand will be change in quantity demanded और movement along the demand करूँ, या तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाएगी, या जिसको हम कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो, और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड, या तो लेवल ऑफ डिमांड चेंज हो जाएगी, और जिसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो। Changes in demand are either caused by a change in the price of a commodity under consideration or by change in other factors affecting demand. क्वांटिटी डिमांडेड में या तो चेंज हो जाएगी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या तो कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो जाएगी, उससे फिर चेंज हो जाएगी डिमांड में, या जो चेंज हो जाती है डिमांड में, या तो इसकी वजह जो होगी, या तो होगी कि अपनी कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो गई है, या दूसरे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, या वो फैक्टर्स चेंज हुए हैं, जैसे कि हमने अदर फैक्टर्स पढ़े थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। इसी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस। द चेंजेस इन डिमांड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज एज शोन इन द फॉलोइंग चार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि डिमांड में जो चेंजेस हो जाती हैं उनको हम दो तरीक़ों से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है। चेंजेस इन डिमांड कैन आइदर बी चेंज इन, डिमांड में जो चेंजेस हो जाती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, आइदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या तो चेंज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड में, और मूवमेंट अलॉन्ग द सेम, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड करो, या होगा चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड, जैसे कि राइट हैंड साइड पर आप देखिए चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड, और जिसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो, या तो डिमांड करो ही शिफ्ट हो जाएगी।
अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड करो है, इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न जो है, दैट इज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड करो जो है अलॉन्ग द सेम डिमांड करो, इसके लिए सिर्फ एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो जाती है, अगर प्राइस उसकी डिक्लाइन हो जाती है तो उसे हो जाएगा एक्सटेंशन इन डिमांड, यानी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उससे हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी डिमांड श्रिंक हो जाएगी। इसके बरक्स आप यहाँ पर देखिए चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड करो, इसमें हो सकता है कि इसमें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं शिफ्ट इन डिमांड करो में, इसमें फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। कमोडिटी की अपनी प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से कोई फैक्टर चेंज हो गया है, उससे क्या हो जाएगा, इधर अगर वो फैक्टर्स फेवरेबली चेंज हुए हैं तो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल इनकम इंक्रीज हुई है तो उससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, या अगर अनफेवरेबली चेंज हुए हैं, यानी नेगेटिव चेंजेस आई है इन फैक्टर्स में अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज हुई है इनकम कंज्यूमर की, तो उससे फिर डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड इन डिटेल एज अंडर। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड करो। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट केस जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो। चेंज इन डिमांड इज concerned with the law of demand, which means extension or contraction in demand. Contraction in demand. Change in demand. Change in demand जो होता है ये concerned होता है law of demand के साथ. It is related with law of demand, which means extension or contraction in demand. जिसका मतलब होता है या तो extension या contraction demand में. Other things remaining the same when demand changes only due to change in price. This is called change in quantity demanded or variation in demand or extension and contraction in demand. Other things remaining the same. बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, व्हेन डिमांड चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब डिमांड चेंज हो जाती है ओनली बिकॉज द चेंज इन प्राइस, सिर्फ इस वजह से कि प्राइस चेंज हुई है, जब डिमांड चेंज हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि प्राइस चेंज हुई है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। और वेरिएशन इन डिमांड हम इसको कहते हैं, और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या तो डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इट इज शोन बाय मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो, तो इसको हम दिखाते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड करो, यानी फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट और फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड करो। डिमांड करो चेंज नहीं होती है, डिमांड करो सेम रहती है, जस्ट बिकॉज द प्राइस चेंजेस, तो उसकी वजह से फिर या तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या तो एक्सटेंड हो जाएगी। अगर प्राइस गिर जाती है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। चेंजेस इन द लेवल ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड करो। चेंजेस इन द लेवल ऑफ डिमांड, अब हम देखते हैं कि लेवल ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड करो, या तो डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगी या तो लेवल ऑफ डिमांड, यानी या हम इसको कहते हैं कि लेवल ऑफ डिमांड चेंज हुई है या शिफ्ट हुई है डिमांड करो। व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जब डिमांड ए कमोडिटी की चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, इस वजह से कि जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनमें कोई तब्दीली आती है अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इस वजह से कि बाकी फैक्टर्स चेंज हुए हैं अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की अपनी प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है वो चेंज हुई हैं, तो उससे कमोडिटी की जो डिमांड चेंज हुई है, अगर कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, अगर दूसरे फैक्टर्स चेंज हो जाती हैं अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज़ नोन एज चेंज इन द लेवल ऑफ डिमांड, इसको हम कहते हैं चेंज इन द लेवल ऑफ डिमांड। इट इज शोन बाय द अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करो, तो इसको हम दिखाते हैं या तो डिमांड करो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या जिसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इसको हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इसको हम या तो कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड करूँ और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस चीज़ को देखते हैं। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड करूँ और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या जिसको हम कहते हैं जिसके लिए सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, इसको हम इस तरह से भी फिर एक्सप्लेन करते हैं। और मूवमेंट अलॉन्ग ए सेम डिमांड करूँ और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
When change in quantity demanded of a commodity is only due to the change in its price, it is called extension or contraction of demand. Contraction in demand. जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी में चेंज हो जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स प्राइस, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इट ऑल्सो इम्प्लाइज अ मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो. इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि इट शोज मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो. ये दिखाता है कि मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो चेंज नहीं होती है, बल्कि एक ही डिमांड करो पे हम शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. द डिमांड शेड्यूल इन दिस केस डज नॉट चेंज. तो इसमें डिमांड शेड्यूल और डिमांड करो चेंज नहीं होती है. सच ए मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स. इस सिचुएशन में जो ये जो इस तरह का मूवमेंट होता है अलॉन्ग द सेम डिमांड करो, इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स. इसमें इस तरह के दो ये टाइप्स हो सकते हैं. एक्सटेंशन इन डिमांड. एक्सटेंशन इन डिमांड पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड. अदर थिंग इज रिमेनिंग द सेम if with a fall in price more units per commodity are demanded it is called extension in demand. बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि अदर फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन साइज, वेदर कंडीशंस, इस या क्लाइमेटिक कंडीशंस, इस तरह की चीज़ें इनको हम या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को जब हम कांस्टेंट रखते हैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यही अदर थिंग्स हैं. इफ विथ अ फॉल इन प्राइस, अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस फॉल हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, मोर यूनिट्स पे कमोडिटी आर डिमांडेड, तो उस वजह से फिर ज़्यादा यूनिट्स ए कमोडिटी के डिमांड किए जाएंगे. इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड. जैसे कि यहाँ पर टेबल में ये दिखाया गया है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी पर के जी इज ₹10, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज ₹10 kgs. सपोज फॉर एग्जाम्पल ₹10 पर हम देखते हैं कि 10 kgs मार्केट में किसी चीज़ के यानी डिमांड किए जाते हैं. नाउ इफ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 6, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, प्राइस सिर्फ डिक्लाइन होती है 10 to 6 पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स विल ऑल्सो राइज, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स विल राइज फ्रॉम 10 to 30. तो इस वजह से आप देखते हैं कि सिर्फ प्राइस चेंज हुई है, प्राइस डिक्लाइन हुई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. तो इसमें हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड है एक्सटेंडेड. इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड. इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 3.5 में, व्हेन द प्राइस इज ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10. नाउ व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 6, क्वांटिटी डिमांडेड हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 to 30 यूनिट्स. तो इससे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड हैज एक्सटेंडेड. इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड. Thus, the movement from point A to point B or the downward movement along the same demand curve represents extension in demand. तो जो ये movement हम करते हैं from point A to point B on the same demand curve in figure 3.5, तो इसको हम कहते हैं extension in demand. Extension in demand or the downward movement along the same demand curve. ये जो movement होता है from point A to point B और द बैकवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट जो हो जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द सेम डिमांड करूँ, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन इन डिमांड. इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, अदर थिंग इज रिमेनिंग द सेम. जो दूसरे फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनको हम ये एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहते हैं. इफ विथ अ राइज इन प्राइस, अगर प्राइस एक कमोडिटी की राइज हो जाती है, लेस यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर डिमांडेड, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इफ विथ अ राइज इन प्राइस, अगर कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाती है, तो उससे फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी विल फॉल, वो कम हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, if the price of commodity X, if the price of good X per kg is ₹6, quantity demanded is 30. यानी ऊपर वाली एग्जांपल जो थी वही हमने ली है, इसको हमने वाइस वर्सा रिवर्स किया है. If the price of commodity X is ₹6 per kg, quantity demanded is 30 kgs. Now if the price rises from 6 to 10, कुछ रीजन की वजह से प्राइस राइज हुई है 6 to 10, the quantity demanded falls from 30 to 10. इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल में, यहाँ टेबल में आप इसको देख सकते हैं. अब इसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर डायग्राम में फिगर 3.6 में. नाउ व्हेन द प्राइस इज ₹6 पर यूनिट और पर केजी, आप देखते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इज 30 और हम पॉइंट ए पर हैं, डिमांड करो डी पर हम पॉइंट ए पर हैं. हाँ, फिर जब हम देखते हैं कि अब
प्राइस राइज हुई है फ्रॉम 6 to 10 पर केजी। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 30 to 10, और इस वजह से हम शिफ्ट हुए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द सेम डिमांड करो डी डी, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दस द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और अपवर्ड मूवमेंट है जिसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, यानी वी हैव मूव्ड अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलॉन्ग द सेम डिमांड करो पर इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको इसका जो दूसरा नाम है दैट इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड करूँ। जो इंक्रीज हो जाता है डिमांड करूँ में, यानी इंक्रीज हो जाता है डिमांड में या डिक्रीज हो जाता है, और जो दूसरा नाम इसको हम देते हैं शिफ्ट इन डिमांड करो, जब डिमांड करो ही शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन द चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज नॉट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, फैशन एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड एक कमोडिटी की चेंज हो जाती है, when there is a change in demand of a commodity, जब एक commodity की quantity demanded change हो जाती है, when there is a change in demand of a commodity, जब एक commodity की demand change हो जाती है, not due to the change in its price, इस वजह से नहीं कि उसकी price change हुई है, but due to other factors like income, बल्कि अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम चेंज हुई है, टेस्ट चेंज हुए हैं, फैशन चेंज हुई है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इसको हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इन दिस केस डिमांड करो शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इसमें फिर इस केस में हम देखते हैं कि डिमांड करो जो है इट शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है, आइदर लेफ्टवर्ड्स और राइटवर्ड्स, आइदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। द डिमांड शेड्यूल इन दिस केस विल अंडरगो ए चेंज, इसमें फिर डिमांड शेड्यूल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड पहले हम देखते हैं। इफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन डिमांड। अगर एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से नहीं कि उसकी प्राइस चेंज हुई या प्राइस डिक्लाइन हुई है, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, बट ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हुई है, टेस्ट चेंज हुई हैं, हैबिट्स चेंज हुई हैं, तो इस वजह से फिर हम देखते हैं कि इसको हम इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, इसको क्या कहते हैं हम, इंक्रीज इन डिमांड। लेट अस सपोज दैट द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹5,000। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है, कि सपोज फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है फ्रॉम 5,000 to 10,000 पर मंथ। नाउ देयर विल बी मोर डिमांड एट द सेम प्राइस, तो यहाँ पर फिर सेम प्राइस पे अब वो ज़्यादा डिमांड करेगा। प्राइस तो अगर सेम रहती है मगर वो डिमांड क्या करेगा, वो डिमांड ज़्यादा करेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। आप यहाँ पर देखिए इनकम, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाज 5,000, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स वाज ₹10 and the consumer was demanding 20 units. कंज्यूमर वाज डिमांडिंग, यानी जब कंज्यूमर की इनकम 5,000 थी, कमोडिटी की प्राइस थी पर यूनिट ₹10 और कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 20 यूनिट्स कमोडिटी एक्स के। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज डबल्ड फ्रॉम 5,000 to 10,000, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है फ्रॉम 5,000 to 10,000, प्राइस सेम रही है, सेम है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम यानी एट ₹10, मगर क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 30। इट इज क्लियर from table 3.6 that when the income of the consumer is 5,000 per month and the price of commodity X is ₹10, he demands 20 units of X। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे कि क्लियरली टेबल 3.6 में दिखाया गया है कि जब कंज्यूमर की इनकम 5,000 है तो इसी तरह से प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10, कंज्यूमर जो है 20 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, मगर जब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 10,000 पर तो ही डिमांड्स 30 यूनिट्स एट द सेम प्राइस। इट इज एन, इसको कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। इन फिगर 3.7 वी फाइंड दैट व्हेन प्राइस इज ₹10, आप यहाँ पर देखिए फिगर 3.7 पर प्राइस इज सेम। पहले हमारी जो डिमांड करू थी दैट वाज डी डिमांड करू, प्राइस वाज OP and quantity demanded was MO। Now the income of the consumer has changed, उसे क्या हो जाएगा, वो डिमांड करेगा ज़्यादा एट द सेम प्राइस, तो उसे डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम DD to D1
जो डॉटेड लाइन है, एंड कंज्यूमर विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द न्यू डिमांड करो। कंज्यूमर मूव हो जाएगा पॉइंट ए से, जो ओल्ड डिमांड करो थी, तो द न्यू डिमांड करो पॉइंट बी जो है, जो न्यू डिमांड करो है। और क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये इंक्रीज हो जाएगी OMO से OM1 पर। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज हुई है अगर जो प्राइस क्या रहती है, प्राइस सेम रही है। In figure 3.7 we find that when the price is rupees 10, quantity demand is 20 units, and we get point A on demand DD on DD demand karo. Now at the same price the demand goes up from 20 to 30 units due to rise in income, and we get a new point B on higher demand karo, that is D1. It is called an increase in demand. इसको हम कहते हैं increase in demand. Thus the upward shift of demand करो from DD to D1 is called an increase in demand. तो ये upward shift जो demand करो का हो जाता है from DD to D1 इसको कहते हैं increase in demand. Causes of increase in demand, ये जो increase हुई है demand, इसके क्या causes हैं? First is increase in income of the consumer. कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है तो वो ज़्यादा खरीदेगा अगर प्राइस सेम रहती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हुई हैं तो उससे भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो ये जो जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं जो उसके सब्स्टिट्यूट्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इसकी प्राइस सेम रही है तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल टी एंड ये नहीं सॉल्टेड टी एंड नमकीन टी, और सॉल्टेड टी या नमकीन टी जो हम देखते हैं कि इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है लिप्टन टी। अगर लिप्टन टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उससे क्या हो जाएगा कि नमकीन टी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और लोग कम अब ये खरीदेंगे लिप्टन टी क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, टैक्स कंसेशंस एंड रिबेट्स रिड्यूसिंग प्राइसेस। टैक्स कंसेशंस गवर्नमेंट ने दिया या रिबेट्स गवर्नमेंट ने दी जिससे प्राइसेस कम हुई है। व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस फॉल हुई है। तो फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस बहुत ही कम हो गई है तो उससे कार्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। नाउ पीपल विल थिंक दैट ड्राइविंग देयर ओन कार्स इज चीप। अगर अब पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हुई हैं तो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे क्योंकि अब अपनी गाड़ी चलाना वो सस्ता हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, पॉजिटिव चेंजेस इन टेस्ट्स एंड, अगर पॉजिटिव चेंजेस आ जाती हैं टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस में। अब इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसके लिए क्या फैक्टर है? डिक्रीज इन डिमांड। इफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिक्रीजेस नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट्स, हैबिट्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। जब एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है नॉट ड्यू टू इट्स प्राइस, इस वजह से नहीं कि उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, बट ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, बल्कि दूसरी चीज़ें जो है दूसरे फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनमें अनफेवरेबल चेंजेस आ गई हैं, उनमें अनफेवरेबल शिफ्ट्स हुए हैं। लाइक इनकम में अनफेवरेबल चेंज आई है, टेस्ट्स हैबिट्स में अनफेवरेबल चेंज आई है। इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सपोज इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स एंड ही मेक्स ए लेस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। सपोज फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की इनकम कम हुई है तो उस वजह से ये कम डिमांड करेगा कमोडिटी एक्स के लिए। इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसका सीजनल काम है, उसको एक सीज़न में काम मिलता है तो उसमें वो ज़्यादा डिमांड करेगा। जिस सीज़न में उसको काम नहीं मिल रहा है उसकी इनकम कम हो जाएगी तो ही विल डिमांड लेस ऑफ द कमोडिटी एक्स। इसी तरह से कि आज के जो हालात हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन है, तो आज लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है तो डिमांड भी उससे कम हो जाएगी फिर। और बहुत सारे लोगों का अब रोज़गार ही चला गया है तो उससे भी फिर डिमांड कम हो जाएगी। सपोज इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है एंड ही मेक्स लेस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, तो वो कमोडिटी एक्स के लिए कम डिमांड करेगा। इट विल बी द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इसको हम कहते हैं फिर केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इसको अब हम टेबल के जरिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इफ द इनिशियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाज, इनिशियली इनकम की जो कंज्यूमर की थी यानी स्टार्ट में जो पहले जो इनकम कंज्यूमर की दैट वाज 10,000 रुपीज़, प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स वाज ₹10 और कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 20 यूनिट्स। नाउ कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो गई है, फ्रॉम 10,000 टू 5,000 हो गई है, ये डिक्लाइन हुई है। अगरचे प्राइस सेम है ₹10 पर यूनिट, मगर कंज्यूमर अब कम डिमांड करेगा, फ्रॉम 20 टू 15 यूनिट्स ही अब ये डिमांड करेगा क्योंकि उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हुई है। और इसी चीज़ को फिर आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर डायग्राम के जरिए दिखाया है। इन द फिगर 3.8 वी फाइंड दैट व्हेन प्राइस इज ₹10, जब प्राइस ₹10 है यानी PO जब प्राइस है, डिमांड इज 20 यूनिट्स, एट द ओरिजिनल डिमांड करूँ
डी डी, जब हमारी ओरिजिनल डिमांड करो है डी डी, प्राइस इज पी ओ, तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एम ओ यूनिट्स और 20 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, एंड वी गेट पॉइंट ए ऑन डिमांड करो डी डी, और हमें पॉइंट ए मिल रहा है, कंज्यूमर पॉइंट ए पर होता है, डिमांड करो डी डी पर जो ओरिजिनल डिमांड करो है। नाउ चूंकि अब इनकम जो कंज्यूमर की है वो डिक्लाइन हो जाती है, नाउ एट द सेम प्राइस द डिमांड करो comes downwards from 20 units to 15 units and we get a new डिमांड करो। अब कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, उससे क्या हो जाएगा, जो डिमांड करो है, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, एंड वी गेट ए न्यू पॉइंट बी ऑन लोअर डिमांड करो, यानी लोअर डिमांड करो डी वन। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब डिमांड कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, अब वो कम इनकम पर कम ये डिमांड करेगा, लेस डिमांड करेगा, फ्रॉम 20 टू 15 यूनिट से अब वो डिमांड करेगा, तो उससे डिमांड करो जो है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड्स, इनवर्ड्स, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उसका, डी से डी वन जो कि डॉटेड लाइन है। अब कंज्यूमर नए पॉइंट पर आ जाता है, अगरचे प्राइस सेम रहती है पी ओ, मगर कंज्यूमर नए पॉइंट पर यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शिफ्ट हो जाता है, विच इज़ ऑन द लोअर डिमांड करो डी वन, तो उससे उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। दस द डिमांड thus the downward shift of demand करो डी to from डी to डी वन is called decrease in demand। जो downward shift हो जाता है डिमांड करो का from डी to डी वन, इसको हम कहते हैं decrease in demand। अब हम देखते हैं causes of decrease in demand। fall in income of the consumer, इनकम की ये जो इनकम जो कंज्यूमर की थी वो कम हो गई है, उसकी वजह से अब वो कम यानी परचेज करेगा, उसके पास परचेजिंग पावर भी कम है। fall in number of consumers, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हुए हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हुए हैं। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उनकी प्राइस कम हो गई है। सपोज फॉर एग्जांपल लिप्टन टी और सॉल्टेड टी, अगर ये जो सॉल्टेड टी है उसकी अपनी प्राइस सेम रहती है, लिप्टन टी की प्राइस कम हो गई है क्योंकि वो सॉल्टेड टी का सब्स्टिट्यूट है। अब लोग जो है सॉल्टेड टी की प्राइस सेम रहती है, ये जो लिप्टन टी है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई, अब लोग जो है ज़्यादा लिप्टन टी ये खरीदेंगे और सॉल्टेड टी जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। टैक्स लिवी एंड सरचार्ज रेजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर अब गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, सरचार्जेस लगाती है किसी कमोडिटी पर, तो उससे प्राइसेस जो कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाती हैं। व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस राइज हो जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है तो उससे कार्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो अपनी कार ड्राइव करना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए कार्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैशन एंड टेस्ट्स, अगर फैशन में एडवर्स चेंज आ जाती है या टेस्ट्स में एडवर्स चेंज हो जाती है, कोई चीज़ अब आउट ऑफ फैशन हो गई है, आउट ऑफ टेस्ट हो जाती है, तो उससे भी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड।